नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2027 में जो जातिगत जनगणना होने वाली है उस पर। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है। जी हाँ। मार्च 2027 इसकी रेफरेंस डेट रखी गई है, पर पहाड़ी राज्यों में वो कह रहे हैं कि अक्टूबर 2026 तक ही हो जाएगी। अच्छा। और ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि आज़ादी के बाद शायद पहली बार SC ST के अलावा मतलब बाकी जातियों, खासकर OBC, उनके आंकड़े भी लिए जाएंगे और शायद पब्लिश भी हों। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 1931 के बाद से ऐसा हुआ नहीं है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसका इतिहास क्या है, जरूरत क्यों पड़ी, पार्टियों का स्टैंड कैसे बदला और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। अगर थोड़ा इतिहास देखें तो भारत में ये जो रेगुलर जनगणना है वो 1881 से शुरू हुई थी और 1931 तक तो जाति के आंकड़े छपते भी थे। अच्छा। हाँ, फिर 1941 में आंकड़े जमा तो हुए पर वो कभी रिलीज नहीं हुए और आजादी के बाद सरकार ने तय किया कि सिर्फ SC ST आंकड़े ही जारी करेंगे। हाँ, लेकिन 2011 में भी तो एक कोशिश हुई थी, वो SEC वाली। जी बिल्कुल, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना। उसका मकसद यही था कि सोशियो इकोनॉमिक डेटा के साथ जाति का डेटा भी मिले, पर वो जाति वाला डेटा कभी पब्लिक किया ही नहीं गया। तो फिर अब इतने सालों बाद अचानक से ये जरूरत क्यों आन पड़ी, ये सवाल तो उठता है। हाँ, देखिए, स्रोतों के हिसाब से एक जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है OBC आरक्षण। उसका आधार आज भी 1931 की जनगणना है। मतलब सोचिए, लगभग 90 साल पुराना डेटा, वो तो अब कितना प्रासंगिक है कहना मुश्किल है। सही बात है। तो आज OBC की असल संख्या क्या है, किस जाति की कितनी आबादी है, इसका कोई ठोस अनुमान नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय के लिए, आरक्षण नीतियों को सही से बनाने के लिए और जो सरकारी संसाधन है उनका ठीक से बंटवारा करने के लिए ये आंकड़े चाहिए। और ये मांग भी कोई आज की नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंडे कमीशन के बाद से ही कांशीराम जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब नेता लगातार ये मांग उठाते रहे हैं। और यहीं पर राजनीति का खेल बड़ा दिलचस्प हो जाता है। पार्टियों के स्टैंड कैसे बदले हैं इस पर, जैसे कांग्रेस को ही लें हम। हाँ, कांग्रेस का तो बड़ा U-टर्न जैसा दिखता है। 2010-11 में जब UPA की सरकार थी तब दबाव में SCCC करवाया तो सही, पर जैसा हमने कहा डेटा रिलीज नहीं किया। कभी कहा तकनीकी दिक्कतें, कभी लगा शायद राजनीतिक रिस्क है। हाँ। लेकिन 2018 के बाद जैसे ही विपक्ष में आए, इसी डेटा को जारी करने की मांग करने लगे और 2023-24 आते आते तो ये बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। राहुल गांधी ने कई जगह भाषणों में कहा, कोलार में, बिलासपुर में। हाँ, मैंने सुना था। यहाँ तक कि 50% आरक्षण की सीमा हटाने की भी बात की। और अब जब BJP सरकार ने ऐलान कर दिया है तो कांग्रेस कह रही है ये हमारी जीत है, पर साथ में BJP की नीयत पर शक भी जता रही है। लेकिन BJP का क्या? उनका रुख तो शायद और भी ज्यादा नाटकीय तरीके से बदला है। बिल्कुल। BJP जब 2010 में विपक्ष में थी तब गोपीनाथ मुंडे जी जैसे नेताओं ने संसद में इसका समर्थन किया था। अच्छा। हाँ, लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद 2021 तक सरकार इससे बचती रही। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तो संसद में मना ही कर दिया था। हाँ, और प्रधानमंत्री ने भी तो इसे समाज बांटने वाला बताया था। जी हाँ, कहा था कि ये समाज बांटने की कोशिश है। उस समय हिंदुत्व वाली राजनीति पर ज्यादा फोकस था। मगर फिर 2023 में बिहार का सर्वे आया, फिर 2024 के चुनाव नतीजे आए। यूपी में सीटें कम हुई। हाँ, यूपी में सीटें घटी, OBC दलित वोट खिसकने की बातें हुई। फिर जो सहयोगी दल हैं जैसे JDU, LJP, उनका भी दबाव था। तो अब अप्रैल 2025 में से मंजूरी दे दी गई और इसे विकसित भारत का कदम बता रहे हैं। तो ये साफ दिखता है कि मतलब जमीनी हकीकतें, चुनावी गणित, वोट बैंक, ये सब कैसे पार्टियों के स्टैंड बदलवा देते हैं। जैसा प्रोफेसर सतीश देशपांडे ने भी कहा है कि सत्ता में और विपक्ष में पार्टियां अक्सर इस मुद्दे पर अलग अलग बात करती हैं। बिल्कुल सही। चुनावी गणित, वोट बैंक का दबाव, गठबंधन की राजनीति, ये सब कारक साफ नजर आते हैं। अब इसके फायदे नुकसान देखें तो BJP शायद विपक्ष से ये मुद्दा छीनना चाहेगी। हाँ, क्रेडिट लेने की कोशिश। जी, कांग्रेस अपने सामाजिक न्याय वाले एजेंडे को और धार दे सकती है और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपनी जातिगत पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो कम नहीं होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि कहीं सामाजिक तनाव न बढ़ जाए, ध्रुवीकरण न हो जाए। फिर आंकड़ों पर ही सवाल उठ सकते हैं, उनकी व्याख्या पर विवाद हो सकता है। कुछ लोग ये भी डर जता रहे हैं कि कहीं परिवार नियोजन पर असर न पड़े, अगर किसी समुदाय को लगे कि हमारी संख्या कम हो रही है। अच्छा, अब ये जो 2027 की जनगणना होगी,
इसमें मुख्य अंतर क्या होगा पिछली बार से, और ये आंकड़े इतने जरूरी क्यों माने जा रहे हैं? सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि SC/ST के साथ साथ अब OBC का भी विस्तृत डेटा लिया जाएगा। सवाल करीब करीब वही रहेंगे, घर कैसा है, पानी, शौचालय, ईंधन, गाड़ी, फोन, इंटरनेट वगैरह हैं या नहीं। अच्छा। और फिर व्यक्ति की जानकारी उम्र, लिंग, धर्म, मातृभाषा, पढ़ाई, काम धंधा, आमदनी और अब उसकी जाति और उपजाति। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये आंकड़े बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आगे जो लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होना है। हाँ, डिलिमिटेशन। जी, डिलिमिटेशन जो अभी तक 1971 की जनगणना पर अटका हुआ है, उसका आधार यही नए आंकड़े बनेंगे। और जो महिला आरक्षण कानून पास हुआ है, उसे लागू करने के लिए भी ये आंकड़े चाहिए होंगे। तो मतलब कुल मिलाकर ये जो 2027 की जनगणना है, ये दशकों पुरानी मांग, पेचीदा राजनीतिक समीकरण और सामाजिक न्याय की उम्मीदों का एक तरह से संगम है। इसका असर भारतीय समाज और राजनीति पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल भी छोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2023 में कहा था कि देश में अब 4 ही जातियां प्रमुख हैं: गरीब, युवा, महिला और किसान। अब जब 2027 की जनगणना से असल जातिगत आंकड़े सामने आएंगे, तो वो प्रधानमंत्री के इस राजनीतिक नैरेटिव को कैसे प्रभावित करेंगे या उसे कोई चुनौती देंगे, इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।